तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा ये वीडियो सेशन हम आप लोगों के लिए जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी जो वीडियो सेशन आपको मिलेगा आज का, इसमें आपको क्लास 11th का जो वेक्टर का जो क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इसका हम डिस्कशन इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। बच्चे, आप लोग वेक्टर्स और बेसिक मैथमेटिक्स के जो बेसिक जो डिफिनीशंस हैं, जो उसके कंसेप्ट हैं, जो भी थ्योरी है, आप उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। अब हम चाहते हैं कि उस थ्योरी के एक्सप्लेनेशन में ना जाके हम क्वेश्चन से आपको थ्योरी को कंप्लीट एक बार कर दें, तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हर कंसेप्ट पे आधारित आप क्वेश्चंस भी बना पाएंगे और साथ ही साथ इसी बहाने आपका थ्योरी का भी रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे हमारे इस बार क्लास 11th में हैं, उनके लिए तो बेटा ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो बच्चे हमारे 12th पास हैं यानी ड्रॉपर हैं, जो 2026 में जेई के एग्ज़ाम या नीट का एग्ज़ाम का प्लानिंग कर रखे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर आप इस वीडियो सेशन को पूरे देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली जेई और नीट में चाहे वेक्टर से कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0, यानी आपका वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c आपका तीनों अगर आपका 0 में है, तो इट मीन्स आपका कि बॉडी जो आपका होगा, जिस बॉडी पे ये तीन वेक्टर्स लग रहे हैं, तो यानी तीनों वेक्टर्स आपका इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विलिब्रियम का। तो वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कह रहा है कि तीन वेक्टर में दो का ना मैग्नीट्यूड जो है ना 2 आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर आपको √2 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, तो दैट ऑफ आइदर ऑफ टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर गिवन बाय। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। कह रहा है आपको कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है और तीसरा वेक्टर कह रहा है √2 टाइम्स है, और तीनों वेक्टर का सम भी आपका 0 है। तो चलो, तीनों वेक्टर का अगर सम आपका 0 है, तो हम तीनों वेक्टर को जब ड्रॉ करेंगे तो ये आपका रेगुलर पॉलीगन यानी ट्रायंगल का ये फॉर्मेशन करेगा। रेगुलर पॉलीगन का ये आपका आ गया वेक्टर ए, ये आ गया बेटा वेक्टर बी, और ये आ गया आपका वेक्टर सी। अगर हम ए और बी का बेटा मैग्नीट्यूड को अगर हम इक्वल कर लें, तो देखो, तो ए और बी अगर हम इसका अगर 1 यूनिट मान लें, इसका भी 1 यूनिट मान लें, तो ये आपका √2 यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको 1 मान लें, इसको भी 1 मान लें, तो ये √2 यूनिट हो जाएगा। यानी आपका जो ये पॉलीगन जो यानी जो ट्रायंगल है वो फॉर्मेशन कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल का। क्या बना रहा है आपका? राइट एंगल का। तब राइट एंगल ट्रायंगल को जब ये बनाया, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच का आपका ध्यान से सुनना है कि इसके बीच का जो एंगल आपका कितना होगा वो आपको पूछा जा रहा है। तो आपका ए और बी के बीच का कितना होगा? 90 डिग्री होगा। वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का कितना डिग्री का एंगल होगा बेटा? तो ये आपका 135 का होगा, और यहाँ पे भी आपका ये 135 डिग्री का आपका ये एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी और सी और वेक्टर सी और ए के बीच में। तो 90 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बेटा क्वेश्चंस एकदम सिंपल है कि आपको तीन वेक्टर्स हैं, तीनों का आपका सम 0 है। तो हम जब तीनों वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, तो तीन वेक्टर हैं तो वो रेगुलर ट्रायंगल बनाएंगे, चाहे वो ट्रायंगल राइट एंगल हो कि इक्विलैटरल हो, जो भी ट्रायंगल बनाए। पहले तो मैंने यहाँ पे आपका 3 वेक्टर है, तब अगर 4 वेक्टर रहेगा तो आप पॉलीगन बनाएंगे। अब पॉलीगन का स्ट्रक्चर हो सकता है कि वो स्क्वायर हो सकता है वो रेक्टेंगल हो, या हो सकता है कि कोई मान लीजिए स्ट्रक्चर फाइनाइट स्ट्रक्चर ना हो। तो उस कंडीशन में बेटा कि आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यानी इसको जो हम लोग बनाएंगे तो ये क्लोज ट्रायंगल बनाएगा। अब बातें हैं कि भाई इसमें 2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है और तीसरा का आपका √2 टाइम्स है। तो भाई 2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमने दोनों का एक एक जब मानते हैं तो हमारा √2 यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक एंगल आपका 90 डिग्री ए और बी के बीच, बी और सी के बीच 135, और सी और ए के बीच 135 डिग्री। ठीक है बेटा, इसके बाद का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर 3 फोर्स 50 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्ट ऑन बॉडी, देन द बॉडी इज
एट रेस्ट, इन इक्विलिब्रियम, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन। तो बेटा एक बात मैं बता दूं कि क्लास 9 में भी आप ये बातों को पढ़े होंगे कि किसी भी बॉडी पे जब आपका फोर्स लगता है तो अगर उसके मास के अकॉर्डिंग अगर बॉडी पे फोर्स लगा तो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। अब कोई बॉडी मान लीजिए आपका 20 kg का है, उस पर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ 20 न्यूटन पे अगर आप 100 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वो एक्सेलरेट करेगा। अब आइए ध्यान दीजिए इस बातों को कि यहां पे जो ये वेक्टर का हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन में ना दिए हुए डाटा को देखेंगे और ऑप्शंस को देखेंगे। अब एट रेस्ट, तो भाई जो बॉडी आपका रेस्ट में रहता है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। इन इक्विलिब्रियम, तो भाई ये इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी आपका रेस्ट में ही रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन आपका 0, दोनों नेट फोर्स का वैल्यू 0 कह रहा है। और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका भी आपका एक्सेलरेशन आपको 0 कह रहा है। यानी एक्सेलरेशन 0 का मतलब कि ये 3 केस में कह रहा है कि एफ नेट का वैल्यू 0 होगा। अब एफ नेट का वैल्यू 0 कैसे होगा वो चेक करना है। तो अपन के पास यहाँ पे 3 जो फोर्स दिए हुए हैं, इसमें कोई 2 छोटा फोर्स को जोड़ते अगर हम, और वो आपका अगर तीसरे के इक्वल अगर हो जाता तो ये तीनों मिलके आपका 0 रिजल्टेंट आपका देता, यानी तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होता। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जब इसमें 30 और 15 को ऐड करते हैं तो 45 न्यूटन होता है, यानी 50 न्यूटन से कम होता है। यानी इन तीनों फोर्स का कभी भी 0 रिजल्टेंट नहीं आएगा। 50 न्यूटन, 30 न्यूटन और 15 न्यूटन का कभी भी 0 रिजल्टेंट नहीं आएगा। तो जब 0 रिजल्ट नहीं आएगा तो बॉडी पे कुछ ना कुछ फोर्स के मैग्नीट्यूड लगेंगे, तो बॉडी उस कंडीशन में मूविंग विथ एक्सेलरेशन, यानी बॉडी आपका एक्सेलरेट करेगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगा, बॉडी एक्सेलरेशन में रहेगा या बॉडी एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। चलो बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, 5 equal force of 10 Newton each are applied at one point and all are lying in one plane। ठीक है, कह रहा है आपको कि 5 जो इक्वल फोर्स है, तो हम लोग बात करते हैं कि 5 जो आपका इक्वल फोर्स है वो आपका एक पॉइंट पे ही लग रहा है। ठीक है, चलिए पहले तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 5 इक्वल फोर्स है जो आपका पॉइंट ओ पे लग रहा है, जिसका सबका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 10 न्यूटन है। आर अप्लाइड एट वन पॉइंट, ऑल आर लाइंग इन वन प्लेन, इफ द एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, अगर उसके बीच का एंगल भी आपका इक्वल है, देन रिजल्टेंट, तो इसका जो रिजल्टेंट, अभी तो 4 ही फोर्स हम लोग ड्रॉ किए ना, एक 5वां मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं, और सबके बीच का अगर आपका एंगल भी आपका 0 है, सॉरी सबके बीच का अगर एंगल भी आपका इक्वल है, तो रिजल्टेंट इसका आपका 0 हो जाएगा। कैसे सर 0 हो जाएगा, तो देखो तो हम लोग जब 5 इक्वल फोर्स की बात करते हैं तो आपका 10 न्यूटन, फिर से आपका 10 न्यूटन, चलो बच्चा फिर से आपका ये 10 न्यूटन, आ जाओ यहां से आपका 10 न्यूटन और ये आपका 10 न्यूटन। तो देखना ये क्या बनाता है, रेगुलर पॉलीगन बनाया, पेंटागोनल बनाया, और पेंटागोनल में एक एंगल इनके बीच का कितना होता है, तो 360 को आप 5 से डिवाइड कर दो, तो 360 को आपने 5 से डिवाइड किया तो कितना बेटा आ गया आपका 72, है ना, 7 5 35 5 2, यानी इनके बीच के जो इंटीरियर एंगल जो होंगे ना वो 72 होंगे, और एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो ये 108, यहाँ पे भी आपका 108, यहाँ पे भी बेटा 108, यहाँ पे भी 108 और यहाँ पे भी आपका 108। यानी बोलेंगे अगर ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी और ये डी और ये ई, तो वेक्टर ए और बी के बीच में 108 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। तो सब के बीच में आपका इक्वल एंगल भी बन रहा है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इसका रिजल्टेंट आपका 0 हो जाएगा। तो ये डायग्राम एक जनरली हम लोग ड्रॉ करते हैं, बाकी इस डायग्राम से हमारा क्लियर आंसर आता है। तो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद समझ गए होंगे आप लोग। आगे इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि इन द फिगर ई इज इक्वल्स टू। अब इस फिगर में क्या है ना कि देख बेटा, ये आपका ए वेक्टर है, एक मिनट, हाँ ये आपका ए वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये आपका डी वेक्टर, और इधर से ये आपका बी वेक्टर और ई वेक्टर। पूछ रहा है आपका ई वेक्टर है ना इक्वल टू, देखो तो ये ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का टेल लगा हुआ है, और बाद में ए वेक्टर के, हाँ ठीक है, ए वेक्टर के ध्यान देना आपका कि ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का टेल लगा हुआ है और बी वेक्टर के हेड से ई का टेल। तो यहां से आपका यहां ध्यान देना है कि अगर मैं इस डायग्राम को बेटा सिर्फ फोकस करूं
तो देखो तो क्या ये रेगुलर ट्रायंगल बना रहा है, तो रेगुलर ट्रायंगल बना रहा है, तो यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई, ये तीनों मिलके आपका क्या देगा, जीरो रिजल्टेंट देगा। जीरो रिजल्टेंट का तो यही मान लीजिए कंसेप्ट आपका है कि जब हम तीनों वेक्टर मिलके जीरो रिजल्टेंट अगर आपका दे रहा है, इट मींस कि जब हम उसको एक रेगुलर रूप में अगर ड्रॉ करें ए बी ई को, तो वो आपका एक रेगुलर ट्रायंगल को निर्माण करे। अब वो ट्रायंगल राइट एंगल होगा कि इक्विलेटरल होगा कि आइसोस्केलस होगा, इससे लेना देना नहीं है, वो एक क्लोज ट्रायंगल बनाए। और तब उस कंडीशन में a प्लस बी प्लस ई इक्वल टू 0, तो यहां से बेटा ई वेक्टर इक्वल टू आपका ई वेक्टर इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस a प्लस बी वेक्टर। तो आपका ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 3 concurrent force of the same magnitude are in equilibrium. What is the angle between the force? Also name the triangle formed by the 3 force as sides. ठीक है, आपको इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 concurrent force है फॉर सेम मैग्नीट्यूड, यानी तीनों का आपका सेम मैग्नीट्यूड, आर इन इक्विलिब्रियम, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका एक फोर्स मान लो कि मैं इधर की बात करता हूं, दूसरा फोर्स आपका इधर की में बात किया और तीसरा फोर्स आपका इधर की बात किया। ठीक है ना, इसका मैंने F1, आपका ये F2 और ये आपका F3। ठीक है, तो 3 फोर्स सेम मैग्नीट्यूड आर इन इक्विलिब्रियम, यानी आपका इक्विलिब्रियम में है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स, तो भाई इसके बीच का ना एंगल आपका देखो, तो अब F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 प्लस, इसका मतलब बेटा ये समझना है कि आपको कह रहा है कि F1 प्लस F2 और प्लस F3 इज इक्वल टू 0 भी है, और F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच का एंगल कितना 120 डिग्री, इसके बीच का एंगल 120 डिग्री, इसके बीच का भी आपका 120 डिग्री, और ये कौन सा ट्रायंगल आपको बनाएगा, तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। क्या बनाएगा आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे, तो देखो तो आपका ये F1 फिर आपका ये F2 और ये आपका F3, तभी तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू तभी तो 0 होगा। तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है ना, रिजल्टेंट आपका 0 हुआ, और इसका आपको जो एंगल बिटवीन द वेक्टर आपका होगा, तो इसके बीच का जो आपका एंगल होगा देखना है आपका। अगर ये मैं F1 वेक्टर मानूं, इसको मैं F2 वेक्टर मानूं, और इसको मैं अगर F3 वेक्टर मान लूं, तो F1 और F2 के बीच में, तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटीरियर 60 डिग्री का होता है, तो ये 120 डिग्री, ये भी बेटा 120 डिग्री, और ये भी आपका 120 डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आपका ये क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग ऑप्शंस यू आर गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 फोर्सेज इन न्यूटन एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन द बॉडी, फाइंड द सेट फॉर विच द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी कैन बी 0। यानी कह रहा है कि आपको इस दिए गए सेट में आपको कि कौन सा ऐसा सेट है कि जिसमें आपका रिजल्टेंट जो है वो आपका 0 होगा। तो रिजल्टेंट 0 में बेटा एक बात ध्यान देना है कि कोई भी आपको सेट दिया हुआ रहेगा, किसी 2 वेक्टर का सम अगर तीसरे के इक्वल है, तो वो वाला सेट जो हमारा होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 3 फोर्स का आपको सेट दे दिया A, B और C। अब कह रहा है कि भाई इसका ना ये 3 फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, तो बताइए इसका रिजल्टेंट 0 होगा या नहीं। तो कुछ नहीं करना है बेटा, या तो A प्लस बी इक्वल टू सी होना चाहिए, या B प्लस सी इक्वल टू ए होना चाहिए, या A प्लस सी इक्वल टू बी होना चाहिए। तीनों में कोई एक, यानी कोई 2 को जोड़ के वो तीसरे के इक्वल हो, तो हम वो वाला सेट को 0 रिजल्टेंट में कंसीडर करेंगे। तो देखो तो पहला ही आपका ऑप्शन 8 और 2 10 और 1 10 है। बाकी देखिए तो यहाँ पे 15 और 14 कितना हो गया 29, और 1 30 है, कम है, नहीं होगा। एक यहाँ पे बेटा देखना है यहाँ पे कि 19 और 17, तो 19 और 17 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे आपका देखना है कि 10 और 20
30 और ये 35 है तो नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए तो नेक्स्ट इसके बाद का अब हमारा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड द रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। वेरी सिंपल, अगर आप रिजल्टेंट जो निकाल रहे हैं किसका, बेटा ध्यान देना है, P प्लस क्यू और प्लस P माइनस क्यू। बस इसको प्रैक्टिस आप करिए ना, सब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारा कंसेप्ट, आगे बहुत सारा क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने बिल्कुल एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस को एक साथ एडप्ट किया है कि आप सारे बच्चे इसका प्रैक्टिस कर लो। हर क्लास के किसी भी लेवल के बच्चे हैं, कहीं से भी किन्हीं को किसी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। R इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, तो 2p वेक्टर आपका आ जाएगा। अब बताओ भाई, R वेक्टर इक्वल टू अगर आपका 2p वेक्टर आ गया तो P वेक्टर का 2p वेक्टर के साथ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। भाई मैग्नीट्यूड ही ना डबल है, डायरेक्शन तो सेम है ना, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 8 पे। अ फोर्स ऑफ 6 kg वेट एंड अनदर 8 kg वेट कैन बी अप्लाइड टुगेदर प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ सिंगल फोर्स। कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है कि भाई ये दोनों ना मिलके ना कि प्रोड्यूस इफेक्ट द सिंगल फोर्स, यानी दो फोर्स है, ये दोनों मिलके एक सिंगल फोर्स कितना दे सकता है। इस ऑप्शन से आपको चुनिए, कुछ नहीं करना है बेटा। इसके सॉल्यूशन के लिए एक बार क्या करेंगे, 8 माइनस 6 कर लेंगे तो 2 न्यूटन, और एक बार 8 प्लस 6 कर लेंगे, एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, तो 14 न्यूटन। तो भाई आपका ना यहाँ पे किलोवेट लिखिए या किलोवेट लिखिए या न्यूटन लिखिए, दोनों बात एक ही आपका है ना। तो अब आपका यहाँ पे जो ऑप्शंस में ना वो फोर्स होंगे, आंसर इसके होंगे जो 2 और 14 के बीच में आए, यानी 2 और 14 के बीच में कौन सा आपका आ रहा है, 9 kg वेट, यानी 9 kg वेट जो है ना वो इन दोनों के रिजल्टेंट हो सकते हैं। ये दोनों के बदले, यानी ये दोनों मिलके हम उस एंगल पे सेट करेंगे कि जिसका रिजल्टेंट आपका 9 हो सकता है। 1 2 के बाहर है, 15 14 से बड़ा है, 22 14 से बड़ा है, ये तीनों ऑप्शंस आपके नहीं होंगे। तो ये दोनों मिलके है ना एक सिंगल फोर्स जो है वो 9 न्यूटन हो सकता है या होगा। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन कि देयर आर 2 फोर्स वेक्टर्स, वन ऑफ 5 न्यूटन अनदर 12 न्यूटन, एट व्हाट एंगल द 2 वेक्टर्स बी एडेड टुगेदर रिजल्टेंट ऑफ 17 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 13 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। बेटा बिल्कुल आसान है कि दो फोर्स है, दो आपका फोर्स जो है ना, दो वेक्टर जो है वो फोर्स वेक्टर लिए हैं, जिसमें एक का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, दूसरा का 12 न्यूटन है। कह रहा है कि किस एंगल पे आप इसको सेट करोगे कि एक बार इनका रिजल्टेंट 17 आ जाए, एक बार 7 आ जाए और एक बार 13 आ जाए। तो देखो ना आप 12 5 17 होता है, तो चलो भाई एक बार तो 0 डिग्री हो जाएगा, फिर 12 में 5 को अगर घटाओगे तो 7 आएगा, तो एक बार आपका 180 डिग्री आ जाएगा। और 13 न्यूटन तो कोई दिक्कत नहीं है, 13 न्यूटन मुझे लग रहा है कि रूट अंडर कितना 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू आपका बेटा 13 होता है। तो ये कंडीशंस आपका कब, जब 90 डिग्री होगा तब। तो ऑप्शंस आपका होगा 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। यानी एक बार बेटा a प्लस बी, यानी वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अपन ना ये कब आएगा, a प्लस बी, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, तो आपका इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये पहला वाला केस है, 5 प्लस 12 इक्वल टू 17 न्यूटन। ठीक है, दूसरा आपका a प्लस बी इक्वल टू आपका, आप चाहे b माइनस ए करो या a माइनस बी करो, ये कब होगा, इफ थीटा इक्वल टू बेटा 180 डिग्री, तभी तो आपका 12 और माइनस 5 इक्वल टू आपका यहां से 7 न्यूटन। और दूसरा आपका a प्लस बी का रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड इसका मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर, एक मिनट, मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर, ये बेटा कब होगा, तो भाई आपका 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी आपका 169 यानी रूट अंडर 13 न्यूटन। तो आपका ये कब होगा, तो ये जब आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शंस आपका ए आपका करेक्ट आ गया। चलते हैं बेटा इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है कि अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड बाय 2 फोर्स इक्वल टू 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, ठीक तो है,
कोई दिक्कत नहीं। यानी दो फोर्स जो है आपका, एक 4 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का है, और वो किसी पार्टिकल पे लग रहा है, तो नेट फोर्स उस पे क्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके नेट फोर्स एक बार आप 4 - 3 कर लो 1 न्यूटन, और एक बार 4 + 3 कर लो 7 न्यूटन। भाई फोर्स जो है ना, नेट फोर्स, वो 1 और 7 के बीच में, यानी 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के बीच में होंगे। तो बेटा इस तरह से ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको सारे प्रैक्टिस करते चलने हैं, और बहुत मजेदार क्वेश्चंस है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्स विल बी नेवर गिव द रिजल्टेंट ऑफ 2। ठीक तो है, आपको कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो आपका रिजल्टेंट है ना, कि विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्स विल नेवर गिव द रिजल्टेंट ऑफ 2। कोई दिक्कत नहीं। 2 - 2 = 0 और 2 + 2 = 4। भाई ये दे सकता है। चलो 1 - 1 = 0 और 1 + 1 = आपका 2 हो जाएगा, ये भी दे सकता है। ये देखो आपका 3 - 1 = 2 है ना जी, और आपका 3 + 1 = कितना आ गया जी, 4, ये भी दे सकता है। और यहां पे देखो कि 4 - 1 = 3 और 4 + 1 = 5, ये नहीं दे सकता है। ये कभी आपका 2 न्यूटन का रिजल्टेंट आपका नहीं देगा। सीख गए? यानी एक बार a + b और एक बार a - b, और इन दोनों के बीच में अगर आपका 2, तो भाई 0 और 4 के बीच में 2 होगा। 0 और 2, एक तो 2 डायरेक्ट ही है, यहाँ भी एक 2 डायरेक्ट ही है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में 3 और 5 के बीच में तो 2 आता ही नहीं है। इसके बाद का जो हम अगला क्वेश्चंस देखते हैं वो हमारा क्या है, 1 मिनट। हमारा क्वेश्चंस है कि 2 वेक्टर्स a and b lies in a plane, another vector c lies outside this plane, then the resultant of these 3 vectors a + b + c। आपको बेटा कह रहा है कि a और b जो है ना, इसमें आपका कि वेक्टर a और b लाइज इन सेम प्लेन, और अनदर वेक्टर c जो है वो आउटसाइड दिस प्लेन, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स दैट इज a + b + c आपका नेवर 0, कैन नॉट बी 0। आपका इसका आंसर जो है, ये कहा रे भाई, पेन सेलेक्ट मैंने नहीं किया ना, तो ये आपका कैन नॉट बी 0, 12 का आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका C जो है, ध्यान से सुनना है कि C जो है जिस प्लेन में आपका A और B लाइज कर रहा है, उस प्लेन में आपका C लाइज नहीं कर रहा है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हम उस समय A + B का जो रिजल्टेंट हमारा होगा, और फिर जब C के साथ हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कुछ ना कुछ बेटा उसका वैल्यू आएगा, और हमारा उसका रिजल्टेंट जो है वो 0 नहीं होगा। चलो इसके बाद हमारा, तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि लेट सी वेक्टर इक्वल टू a + b वेक्टर। देन अब क्या रहा है आपका कि सी वेक्टर इक्वल टू, अगर आपका a + b आ गया, तो सबसे पहले सी का जो मैग्नीट्यूड आपका होगा वो लाइज करेगा बेटा, जब भी क्वेश्चन आपको पढ़ोगे तो ये लाइज करेगा a + b और आपका a - b के बीच में। ठीक है, a + b और a - b के बीच में आपका ये लाइज करेगा। तो क्या आ गया आपका, यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या क्या होगा आपका इसका ऑप्शन, C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A नहीं होगा आपका। इट इज पॉसिबल टू हैव C जो आपका है, C का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन आपका A हो, और ये हो सकता है कि C का जो मतलब मैग्नीट्यूड है वो B से भी आपका कम हो। तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। C ऑलवेज इक्वल टू A + b, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा इक्वल होगा। C नेवर इज इक्वल टू A + b, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि आपका अगर C वेक्टर इक्वल टू, यानी A + b वेक्टर इक्वल टू, अगर आपका C आ गया है तो C का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका या तो मैक्सिमम कब होगा, तो जब वो A + b के इक्वल मिनिमम कब होगा, तो A - b के इक्वल। एग्जाम्पल से इसको बेटा हम समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा कि 2 वेक्टर हम लोग बात करते हैं, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें कि अगर लेट दैट कि A वेक्टर इक्वल टू, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मान लो बेटा C वेक्टर इक्वल टू ना, अपन बात कर रहे हैं कि A वेक्टर इक्वल टू अगर अपन को 2i दे दिया, अब B वेक्टर इक्वल टू बेटा आपको यहाँ से वेट 1 मिनट, हाँ, अगर बेटा यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं कि आपका C वेक्टर इक्वल टू अगर आपको A + b, तो भाई इसका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, तो जब इन दोनों वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में आपका 0 डिग्री का एंगल होगा, तो उस समय जब C का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो A + b के इक्वल होगा। तो इस समय जो C का मैग्नीट्यूड है वो A से भी बड़ा है और B से भी बड़ा है।
फिर उसके बाद जब आपका इसके बीच का जो मिनिमम वैल्यू आपका होगा ना, जब इसके बीच में आपका थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अब थीटा इक्वल टू बेटा 180 डिग्री आपका हो जाएगा, तो उस कंडीशन में a माइनस बी होगा या b माइनस ए होगा, यानी जिसका मैग्नीट्यूड आपका बड़ा होगा। तो अब एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं कि अगर a वेक्टर इक्वल टू भी मैं अगर बात करूं, a वेक्टर इक्वल टू अगर आपका 3 न्यूटन इन आपका ईस्ट आ गया, और बेटा b वेक्टर इक्वल टू आपका, चूंकि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का ये केस है, तो ये भी बेटा 5 न्यूटन इन ईस्ट में अगर मान लूं, ध्यान देना 5 न्यूटन इन ईस्ट अगर मैं मान लूं, तो इस कंडीशन में अगर आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो a प्लस बी, तो क्या होगा a प्लस बी के अगर इक्वल आपका होगा तो 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन तो 8 न्यूटन होगा। तो c ग्रेटर देन a हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ग्रेटर नहीं होगा, ऑलवेज b से बड़ा नहीं होगा, ऑलवेज a के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं होगा। अब देखिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कि जब 180 डिग्री, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इसके जगह पे b वेक्टर के जगह पे या तो ये इन वेस्ट हो जाए या ये आपका वेस्ट में लग जाए। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि 5 माइनस 3 करोगे 2। अब ये जो 2 का c का जो वैल्यू क्या आया है 2, अब ये 2 क्या है कि a के मैग्नीट्यूड से भी कम है और b के मैग्नीट्यूड से भी कम है। तो ऑप्शन बी हमारा कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव कि आपका a के मैग्नीट्यूड से c का मैग्नीट्यूड कम आए और b के मैग्नीट्यूड से भी c का मैग्नीट्यूड कम आए। तो वो बेटा मैंने आपको यहाँ पे डिस्कशन करके एग्जांपल भी देके बता दिया। अब कह रहा है कि c ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी, ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तभी ये a प्लस बी के इक्वल होगा। कह रहा है c इज नेवर इक्वल टू a प्लस बी, ऐसी भी बात नहीं है, ऑलवेज भी इक्वल नहीं होगा और नेवर भी नहीं, क्योंकि c इक्वल टू a माइनस बी भी होगा, a प्लस बी भी होगा। तो हम किसी बात को कंपलसरी यानी जोर देके नहीं कह सकते कि नहीं यही होगा, दोनों की पॉसिबिलिटी है। यहां पे ये हो सकता था कि c इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये चल सकता है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि c ऑलवेज इक्वल टू यानी हमेशा, और दूसरा में कह रहा है नेवर, तो आपका ये तीनों ऑप्शन है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप एग्जाम्पल से अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, कि द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाइज इन वन प्लेन। ठीक है, तो आपका कह रहा है कि द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइंस ऑफ एक्शन डू नॉट लाइज इन वन प्लेन आर कोल्ड। ठीक है, तो पहला तो आपका कोप्लेनर और नन कनकरेंट, नहीं आपका ये होगा कोप्लेनर हो, नन कोप्लेनर होगा और कनकरेंट फोर्स होगा। तो कौन है नन कोप्लेनर एंड कनकरेंट फोर्स? ऑप्शन आपका सी बेटा। देखो अलग अलग प्लेन में आपका क्या कि सबका लाइन ऑफ एक्शन जो है, सबका जो लाइन ऑफ एक्शन है बेटा वो आपका डिफरेंट है। तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने के कारण ही वो आपका कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा। लेकिन भाई एक ही पॉइंट पे तो लग रहे हैं ना, कह रहा है ना आपका कि नॉट लाई इन वन प्लेन, लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाइन इन कोप्लेन, करा द फोर्स विच मीट्स एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे तीनों लग रहा है, एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, तो कनकरेंट आपका हो गया। लेकिन एक प्लेन में नहीं है तो वो नन कोप्लेनर हो गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, 6 फोर्स 10 न्यूटन इच एक्टिंग एट अ पॉइंट आर कोप्लेनर इफ द एंगल बिटवीन नाइबरिंग फोर्स आर इक्वल देन द रिजल्टेंट इज। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 वेरी सिंपल। आप सारे बच्चे को मैंने इसके बारे में आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है क्या, कि आपको चाहे 6 फोर्स लगे, चाहे 5 फोर्स लगे, 4 फोर्स लगे, 3 फोर्स लगे, कम से कम 3, काहे कि पॉलीगन बनाने के लिए तो कम से कम आपको ट्रायंगल के लिए 3 साइड चाहिए ना, 3 से ज्यादा कितना भी फोर्स लगे और वो सब के सब अगर आपका कोप्लेनर है और उनके बीच का आपका क्या क्या एंगल बिटवीन नाइबरिंग फोर्स, ध्यान से सुनना है कि एंगल बिटवीन नाइबरिंग फोर्स आर इक्वल, तो देन रिजल्टेंट, तो बेटा इसका रिजल्टेंट डायरेक्ट आपको हो गए 0, क्योंकि ये बनाएगा क्या हेक्सागोनल, क्या बनाएगा ये फॉर्म करेगा आपका क्या हेक्सागोन, पॉलीगन बनाएगा। और आपको मैंने बताया कि अगर आपको मोर देन 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स हैं और जब उसको आप एक प्लेन में ड्रॉ करते हो और वो एक क्लोज पॉलीगन का फॉर्मेशन करता है तो उन सारे फोर्स का रिजल्टेंट आपका 0 होगा। तो इसका रिजल्टेंट बेटा आपका क्या हो जाएगा 0। अगर 7 फोर्स भी हो और आपको जब 7 फोर्स को भी अगर आप मान लो कि प्लेन में अगर आप ड्रॉ करते हो, कैसा भी अगर मान लो कि ड्रॉ करते हो और ड्रॉ करने के बाद ये अगर क्लोज लूप 1 2 3 4 5 6 ही हुआ ना, तो चलो
ऐसा करते हैं कि एक यहां से ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ऐसे, अगर ये क्लोज फॉर्म बना दिया तो इसका जो नेट फोर्स होगा यानी रिजल्टेंट जो इसका होगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके बाद का जो क्वेश्चन हमारा है उसको हम लोग देखते हैं। ये सब थ्योरेटिकल है, जब आप वेक्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो इन सारी चीजों को आप ऐसे ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में आपको चैप्टर्स में दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस इसलिए करा दे रहा हूं कि हर छोटी छोटी बातों को आप अच्छे से समझ लो, ताकि आपको जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आए थोड़ा भी मन आपका विचलित ना हो, एकदम आप एग्जैक्ट पॉइंट पे इसको हिट करो। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा कि टू वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइंड एंड एट एंगल थीटा हैव अ रिजल्टेंट सी। ठीक है, रिजल्टेंट सी which makes an angle beta with A. If the direction A and B are interchanged, then the resultant will have the same. बेटा कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर एकदम 16 आपका, क्वेश्चन नंबर 16 आपका एकदम इजी क्वेश्चन है कि द टू वेक्टर्स A and B inclined at an angle theta. ठीक है, तो रिजल्टेंट C which make an angle beta with A. If the direction of A and B are interchanged, then the resultant will have the same. तो रिजल्टेंट के पास आपका ना सेम मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, कैसे सर? कि अगर यहां पे आपको कह रहा है कि क्वेश्चन आपको एग्जांपल के द्वारा कि टू वेक्टर ए एंड बी इंक्लाइंड एट एंगल, मान लेते हैं कि हमारा एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर यहां पे बी है। इसको बेटा हम ए वेक्टर मान लिए, एकदम सीखना है, इसको हम लोग बी वेक्टर मान लिए, और इसके बीच का एंगल आपको क्या दे रखा है कि थीटा दे रखा है रिजल्टेंट सी। तो जब भी हम लोग सी का अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये आपका अगर रिजल्टेंट है तो क्या हो जाएगा इसका मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और कॉस थीटा, है ना, मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा आ जाएगा। अब क्या कह रहा है आपको नेक्स्ट में कि इफ द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी इंटरचेंज, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे आपका बी है और जहां पे ए है इंटरचेंज। अब आपका ये आपका बी वेक्टर हो गया और ये आपका ए वेक्टर हो गया। अब इसके बीच का एंगल आपका क्या है थीटा। अभी भी बेटा इसका जब रिजल्टेंट आप निकालोगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपका यही फॉर्मूला आएगा, यानी इसके मैग्नीट्यूड में आपका कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि व्हाट बी द एंगल बिटवीन पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर एंड पी माइनस क्यू। बेटा एकदम आसान ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन के लिए ना थोड़ा सा आप माइंड को आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर इसमें कई सारे केसेस के मैं बता दूं कि अगर बेटा यहां पे कि मान लेते हैं हम लोग कि पी वेक्टर जो हमारा है और मान लीजिए आपका क्यू वेक्टर, दो वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है, तो अपन को अगर सबसे पहले p प्लस क्यू अगर निकालना है तो p प्लस क्यू के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग p वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और फिर बेटा यहां से ध्यान देना p प्लस और फिर q वेक्टर को हम लोग ड्रॉ करेंगे, q वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। वेट एक मिनट, हाँ q वेक्टर को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आपका पूरा रिजल्टेंट जो आपका आ गया, ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे जो रिजल्टेंट की मैं बात करूंगा जिसमें p वेक्टर के, आपके ध्यान से सुनना है कि p वेक्टर के टेल से q वेक्टर के हेड तक जो हम बात करेंगे तो ये हमारा आ गया p प्लस क्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला स्टेप में अपन को निकालना है p माइनस क्यू। तो अब बेटा यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि p माइनस क्यू की जब ही बात करेंगे तो आपको ध्यान दीजिएगा कि जब मैंने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मैंने जब पढ़ाया था तो क्या बताया था कि अगर p माइनस क्यू करना है तो इसको आप p वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर भी आप लिख सकते हो। तो क्या करेंगे यहाँ पे q वेक्टर का हम निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, तो बेटा ये आपका आ गया माइनस क्यू वेक्टर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से, अब हम फिर क्या करेंगे कि p माइनस क्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, p वेक्टर को ड्रॉ किया। अब p वेक्टर के हेड से, p वेक्टर के हेड से हम माइनस क्यू वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका माइनस क्यू। तो बेटा यहाँ पे आपका ना जो मैंने व्हाइट कलर का, तो आपका ये आ गया, एक मिनट, ये आपका आ गया p वेक्टर, और जो मैंने येलो कलर का जो मैंने ड्रॉ किया तो ये आपका आ गया माइनस क्यू। अब बच्चा यहाँ ध्यान देना है कि अब मैं एक पिंक कलर से
यहां से यहां को मैं ड्रॉ करता हूं तो ये हमारा आ रहा है P प्लस माइनस क्यू, जिसको हम लोग P माइनस क्यू लिख रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि P प्लस क्यू का जो हमारा डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, वही डायरेक्शन आपका P माइनस क्यू का है। तो इस कंडीशन में तो दोनों के बीच का एंगल आपका क्या आ गया, अगर ये इसके P माइनस क्यू और P प्लस क्यू, तो दोनों का तो रिजल्टेंट आपका जो P के डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में आपका अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन में आपका यहां पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ गया। अब इसी में बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं इसी क्वेश्चन में कि अगर यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका P का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो Q के मैग्नीट्यूड से आपका बड़ा है। जस्ट मैं इसका रिवर्स लेता हूं, क्या कि अब आपका P का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका छोटा और Q का मैग्नीट्यूड आपका बड़ा हम ले लेते हैं। तो यहां पे क्या आ गया भाई कि P का जो मैग्नीट्यूड है वो Q के मैग्नीट्यूड से आपका छोटा है। तो P प्लस Q एज यूजुअल आपके यही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम माइनस Q की अगर बात करेंगे बच्चा, तो माइनस Q के लिए हम लोग सबसे पहले इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चे समझ रहे होंगे। अब जब हम लोग यहाँ पे P माइनस Q जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, P ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, तो P वेक्टर को हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और P वेक्टर के हेड से, एक मिनट, इतना बड़ा तो हमारा P वेक्टर का तो कोई मतलब नहीं है। P वेक्टर तो हमारा छोटा वेक्टर है ना, तो हम पहले P वेक्टर को ड्रॉ कर लिए। अब हमारा P वेक्टर के हेड से हम माइनस Q वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो जब ही हम लोग माइनस Q वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो आपका यहां से ये व्हाइट में जो माइनस Q आ गया। अब बच्चा ध्यान देना है आपको कि P माइनस Q, तो P के टेल से है ना माइनस Q के हेड तक ये जो आपका आएगा वो आपका P माइनस Q है, लेकिन Q के मैग्नीट्यूड में बेटा हम P को माइनस कर रहे हैं। तो इस समय आपका जो P वेक्टर के साथ जो एंगल इसका बन रहा है यहाँ पे थीटा इक्वल टू आपका 180 डिग्री बन रहा है। तो आपको तो हर केस के बारे में सोचना होगा, हर केस के बारे में माइंड में रखना होगा। तो क्या है कि जब आपका P का, ध्यान से सुनना है कि जब P का मैग्नीट्यूड Q के मैग्नीट्यूड से अगर आपका बड़ा है तो P प्लस Q और P माइनस Q दोनों में आपका P प्लस Q और P माइनस Q के बीच में बेटा 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर आपका मैं बात करूं कि P का मैग्नीट्यूड बेटा आपका, P का मैग्नीट्यूड आपका छोटा है और Q का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो P प्लस Q तो ठीक है, लेकिन P माइनस Q जो है वो Q वाला माइनस Q वाला डायरेक्शन में आपका P माइनस Q का डायरेक्शन आ रहा है, जो कि आपका P प्लस Q के साथ, यानी P प्लस Q का तो डायरेक्शन P के डायरेक्शन में है, तो P माइनस Q का डायरेक्शन P के साथ 180 डिग्री बना रहा है। तो यानी थीटा इक्वल टू आपका 0 डिग्री भी हो सकता है और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री भी हो सकता है। एक तो मैंने आपको यहां पे बता दिया इस आधार पे कि आपका दोनों वेक्टर आपका सेम डायरेक्शन में लग रहा हो, तो एक दूसरे के बेटा अपोजिट डायरेक्शन में भी आप निकाल सकते हो, वहां पे भी आपका ये रिजल्ट आएगा। अब एक बात करता हूं कि व्हेन द टू वेक्टर्स एक्ट विथ सम एंगल, यानी थीटा एंगल से जब ये लग रहा है, तो आ जाइए प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे जरा ध्यान देना है कि हम सबसे पहले बेटा ड्रॉ करेंगे यहां पे P वेक्टर। तो P वेक्टर का अपना ये डायरेक्शन, एक मिनट, P वेक्टर का अपन ने ये डायरेक्शन ले लिया और Q वेक्टर का बेटा अपन ने ये डायरेक्शन ले लिया। अब क्या करना है, अपना को P प्लस Q निकालना है। तो जब P प्लस Q अपना को निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसके बीच का एंगल अभी क्या है आपको थीटा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पैरेललोग्राम बनाएंगे। और पैरेललोग्राम का जो हमारा रिजल्टेंट है ना, ध्यान देना, पैरेललोग्राम का जो हमारा रिजल्टेंट है ना, ये पैरेललोग्राम तो आपका P वेक्टर और ये आपका सामने का साइड आपका Q वेक्टर। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, पैरेललोग्राम का डायगोनल, ये आपका क्या देगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपका क्या आ गया, P वेक्टर और प्लस Q वेक्टर आ गया। अब अगली बार जब बात करते हैं कि P माइनस Q, अब आपको क्या निकालना है, P माइनस Q। तो मैंने क्या बताया कि P माइनस P वेक्टर माइनस अगर बेटा आपको Q वेक्टर निकालना है तो P वेक्टर प्लस इसको हम माइनस Q वेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, P वेक्टर प्लस माइनस Q वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, Q वेक्टर का ना अपन निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो P वेक्टर का, एक मिनट, P वेक्टर का ना हम लोग निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। फिर से बेटा एक मिनट, Q वेक्टर का हम ना, P वेक्टर का नहीं, Q वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं कि निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ किए तो ये आपका माइनस Q आ गया। और वंस अगेन माइनस Q के हेड से P के पैरेलल
पी वेक्टर के पैरेलल, और फिर आपका पी वेक्टर के हेड से माइनस क्यू के पैरेलल, तो आपका ये माइनस क्यू वेक्टर आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है यहां पे कि ये जो आपका डायगोनल होगा ना, ये वाला जो डायगोनल आपका होगा, ये क्या देगा आपको लेके p प्लस माइनस क्यू, तो हम इसको p माइनस क्यू लिखेंगे। अब देखो तो बेटा, अब आपका कि p प्लस क्यू आ गया और p माइनस क्यू आपका आ गया, तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू के ये बीच का जो एंगल है ना, ये ना 0 डिग्री है ना 180 डिग्री, यानी ये 0 और 180 के बीच में आपका लाइज कर रहा है। ये वाला एंगल को अगर अपन अल्फा मान लें या अपना बीटा मान लें, तो बीटा का जो वैल्यू है ना, वो आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाइज कर रहा है। वो डिपेंड करेगा कि आपका P और Q के बीच का एंगल क्या है। मैंने तो आपको सेम डायरेक्शन लेके तो पीछे बताया ना कि अगर सेम डायरेक्शन ले लेंगे तो एग्जैक्ट P प्लस क्यू का आपका मान लीजिए कि रिजल्टेंट जो है वो P वेक्टर के साथ 0 डिग्री बना रहा है, जबकि P माइनस क्यू का आपका जो जिस समय में P का मैग्नीट्यूड अगर आपका बड़ा है, Q का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो ये भी 0 डिग्री बना रहा है। तो यानी P प्लस क्यू और P माइनस क्यू में 0 डिग्री बन रहा है। लेकिन जब Q का मैग्नीट्यूड आपका बड़ा है, तब बेटा P माइनस क्यू का जो रिजल्टेंट है ना, वो आपका P के साथ 180 डिग्री बना रहा है। यानी उस कंडीशन में या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। बाकी इसके अलावे और जितने सारे केसेस हैं, सब में 0 और 180 के बीच में आएंगे। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17 का, वो आपका C आ जाएगा कि एनी एंगल बिटवीन 0 डिग्री 180 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो होगा नहीं, सिर्फ 0 डिग्री होता है, लेकिन सिर्फ 0 नहीं होता है। 180 भी बेटा होता है, लेकिन सिर्फ 180 नहीं होता है, आपका 0 और 180 के बीच में होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझोगे। बेटा ये सब क्वेश्चन ना आपको एसएसएन रीजन में, या मान लीजिए कि आपके नीट के एग्जाम में, या किसी भी सीयूटी के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, और एकदम देख के लगता है कि भाई इतना आसान है कि मैं इसको तुरंत करेक्ट कर दूं। बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, फिर इसको सॉल्व करना है। चलो तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अ वेक्टर ए इज टर्न्ड विदाउट अ चेंज इन इट्स लेंथ थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा। द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड ए आर रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले बेटा इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि अगर आपका ये ए वेक्टर है और फिर से आपका ये ए वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में आपका जो एंगल आपका है वो आपका डी थीटा, ये भी आपका ए वेक्टर। कोई दिक्कत? इसका नाम ओ रखते हैं, इसका नाम ए कर देते हैं, और यहां से यहां जो आपका ना, ये आपका डेल ए वेक्टर है, इसको हम बी मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखना है आपका कि ए वेक्टर इक्वल टू आपका, यानी हम लोग इसको हम इसको ओ ए वेक्टर का मॉडुलस जो हमारा है ये ए है, और अगेन आपका ए जो है वो मॉडुलस ऑफ ओ बी वेक्टर आपका है। तो अब अगर बात करेंगे हम लोग डेल ए वेक्टर यानी चेंज की, अगर इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, एक मिनट, अगर हम लोग, हाँ ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि हम लोग यहां से डेल ए वेक्टर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एक मिनट, इससे पहले हम लोग डेल ए वेक्टर में जाने से पहले क्या करेंगे कि हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ओ ए वेक्टर को जो हम लोग लिखते हैं, ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू आपका ओ बी वेक्टर। तो अब यहां से ओ ए वेक्टर अब माइनस आपका ओ बी वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा आपका ये ए बी वेक्टर। ये इसका रिजल्ट आ गया। अब यहां देखना है क्या करेंगे हम लोग कि जब भी मान लीजिए कि हम लोग बात करेंगे, अब ये हमारा जब रिजल्ट आ जाता है, तो एक मिनट प्यारे बच्चों ध्यान देना है हम लोगों को कि जब हम लोग स्मॉल एंगल डी थीटा की अगर हम लोग बात करेंगे, तो थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है एल बाय आर, यानी स्मॉल एंगल के लिए आपका डेल्टा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय बेटा ए वेक्टर का मॉडुलस। तो अपन को तो इसका तो इक्वल टू आपका ए हो जाएगा, तो यहां से डेल्टा ए वेक्टर का जो मॉडुलस हमारा होगा वो इक्वल टू हो जाएगा ए डी थीटा। दूसरा अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसका, कि दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ए, यानी चेंज इन, यानी आपका ए के मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आया। तो ए के मैग्नीट्यूड में चेंज के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ओ ए के मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या करेंगे, ओ बी के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा a माइनस ए इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए डी थीटा
0, आपका यानी ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। हम ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर करेंगे, बाकी आपका 0, 8 थीटा ये सब आपका रॉन्ग आंसर है। चलो तो नेक्स्ट फिर क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग। इसके बाद आपका कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC शोन इन द फॉलोइंग फिगर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज R। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखो यहाँ पे बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और एकदम आसान से देखो। तो हम लोग सबसे पहले आपका OA वेक्टर और OC वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, और इसका भी मैग्नीट्यूड आपका R दे रखा है और इसका भी मैग्नीट्यूड आपका R दे रखा है। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? ऐसे तो इसको एक लाइन में आप लोग बनाओगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि OA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो भी आपका R है और OC वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आपका R है और इवन OB वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आपका R है। अब देखो OA और OC के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट हम लोग R डैश मान लेते हैं। तो इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री है तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो बेटा ये R√2 आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये R√2 किस लाइन पे लाइज करेगा, तो ये आपका OB वेक्टर पे ही आपका आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का आपका 90 डिग्री का एंगल है। और जब इसका हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे tan बीटा इक्वल टू तो B साइन थीटा बटा A प्लस बी कॉस थीटा करेंगे तो cos 90 का वैल्यू 0 और sin 90 का cos 90 का वैल्यू 0 और sin 90 का वैल्यू 1, तो B बाय A R बाय R 1 tan बीटा इक्वल टू 1 यानी tan 45 डिग्री। तो आपका ये ना इसका जो रिजल्टेंट है यानी R डैश जो है ना आपका OB पे ही आएगा। तो अब हम लोग R नेट यानी नेट इसका जो रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे तो वो हमारा R√2 प्लस R आ जाएगा। हम R को कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस 1 बेटा देखिए तो ऑप्शन यहाँ ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। अब चलिए तो नेक्स्ट इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q आर इन इंक्लाइंड एंगल थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 2p, ठीक है 2p। तो ठीक है बेटा 2p व्हेन द इंक्लिनेशन इज चेंज टू 180 माइनस थीटा द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज हाफ, फाइंड द रेशियो ऑफ P एंड Q। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ध्यान देना है, कह रहा है आपको कि व्हेन टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड P एंड Q इंक्लाइंड विथ एंगल, कोई दिक्कत नहीं। 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। भाई मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ ना वेक्टर A का वेक्टर B का, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका देखिएगा तो 4p स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। दूसरा जब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं कि इसके बीच का एंगल आपका कितना 180 माइनस थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 180 माइनस थीटा जब इसके बीच का एंगल होगा तो इसका रिजल्टेंट जो है कि व्हेन द इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट इज हाफ यानी 2p से आपका p हो जाएगा। तो p इक्वल टू आपका इस कंडीशन में क्या आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और 180 माइनस थीटा में आपका 2p cos थीटा। फिर से यहां करेंगे तो P स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। अब चलो तो प्यारे बच्चों यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3p स्क्वायर वेट 3p स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट अपना मन करे तो मान लीजिए, यहां से आपका क्या आ जाएगा आपको देखिए तो 0 आपका इधर इस साइड आएगा तो 0 इक्वल टू Q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, जब इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 3p स्क्वायर प्लस 0। अब देखो तो यहाँ 2q स्क्वायर और Q स्क्वायर और Q स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर और ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात को ध्यान में देना है कि यहां से हम लोग P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, तो P बाई Q इक्वल टू क्या हो जाएगा √2/√3। तो इसका रेशियो हम लोगों को √2/√3
आपका जो 20 का आपका ए जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चे इसको काफी अच्छे से समझे होंगे। आपका कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दो एंगल के, दो पी और क्यू के बीच का एंगल आपका थीटा दिया, तो उसका रिजल्टेंट यहाँ लिख लिए, और जो कि आपका 2p के इक्वल है। और जब इसके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो गया, तो 180 माइनस थीटा जब आप थीटा की जगह पुट करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, और क्या भी रहेगा, रिजल्टेंट आपका हाफ हो गया, तो यानी यहाँ पे आपका 2p था तो इसका p हो जाएगा। बाकी आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड में, तो यहाँ से आपका 4p स्क्वायर और यहाँ पे आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और फिर पी स्क्वायर आपका इस साइड आएगा तो ये जीरो इक्वेशन में आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 2p cos थीटा इक्वेशन 2 आ जाएगा। यहाँ से पी स्क्वायर आपका इस साइड जाएगा तो 3p स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। 1 और 2 को बेटा ऐड कर देंगे तो आपका 3p स्क्वायर में जीरो ऐड होगा तो 3p स्क्वायर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपका 2q स्क्वायर, आप प्लस 2p cos थीटा, 2pq cos थीटा और माइनस 2pq cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका यहां से पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2/3, तो p बाई क्यू इक्वल टू √2/√3। ठीक है, अब चलिए तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका, द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस b, कोई दिक्कत नहीं, ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर b, ठीक है, तो रिजल्टेंट बिकम्स r2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वेरी सिंपल। कह रहा है आपको कि R1 वेक्टर इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, और कह रहा है इसको बेटा ध्यान से सुनना है कि R2 इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है, और R2 इक्वल टू आपका जो है ना यहां से R2 इक्वल टू ऑन रिवर्सिंग, क्या कर रहा है आपका कि R1 ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी को आप माइनस करोगे तो रिजल्टेंट आपका क्या, तो R2 इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्या आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 के स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो तो बेटा इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है ना, क्या करोगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यानी कह रहा है आपका कि इसका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, तो पहले इसका लिखते हैं, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसका जब बेटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। का है कि इस समय a और b के बीच का एंगल बेटा अगर थीटा है तो a और माइनस b के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, जो कि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। अब आपका ये कैंसिल, तो क्या आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन सी, जो होगा क्वेश्चन नंबर 21 का बेटा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों को, जहां पे भी बच्चों मेरे कोई भी अगर कंफ्यूजन लगे, कोई भी बातों में अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो आपके कमेंट को ही पहले प्रायोरिटी देंगे, उसको हम बता के फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 22, फोर्स F1 F2 एक्ट ऑन अ पॉइंट मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑन द पॉइंट मास विल बी। क्वेश्चन में F1 और F2 कह रहा है कि एक्ट ऑन अ पॉइंट मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या कह रहा है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में, तो इसका तो डायरेक्ट ही आ जाएगा ना कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी, जब दो वेक्टर आपका एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो रिजल्टेंट इक्वल टू बेटा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो दो फोर्स आपका F1 और F2 एक पॉइंट मास वाले बॉडी पे अगर फोर्स लगा रहा है F1 और F2 और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो उसका रिजल्टेंट R इक्वल टू √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 की वैल्यू 0, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग देखते हैं अगला हमारा जो क्वेश्चंस है, वो हमारा क्वेश्चंस क्या है कि द सम ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। बेटा कह रहा है आपका कि दो फोर्स ना एक पॉइंट पे लग रहा है, जिसका मैं दो फोर्स की बात करता हूं कि अगर मैं एक फोर्स को A मान लूं और दूसरा को मैं B मान लूं, तो ये अपना कह रहा है कितना कि ये 16 न्यूटन है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो हमारा है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स, यानी रिजल्टेंट जो आपका मैं अगर बात करूं R वेक्टर का जो वैल्यू है ना,
ये आपका कितना दे रखा है, 8 न्यूटन दे रखा है। ये मैंने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड का मैंने सम निकाला है, ठीक है। और एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, देन द फोर्स आर। तो बिल्कुल एकदम सिंपल है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा बट्टा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा। अब हमने दो फोर्स ना ए और बी माने हैं, ए और बी, और ए और बी में ना मैंने ए को ना, ए वेक्टर को मैंने स्मॉलर यानी आपका मिनिमम व्हाट कैन आई से कि हाँ मिनिमम फोर्स मान लिया, यानी ए का वैल्यू छोटा है और बी का वैल्यू आपका बड़ा है। और ऐसे भी प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो बीटा का जो मैंने यानी 10 बीटा का जो मैंने वैल्यू निकाला है वो हमेशा ए वेक्टर के साथ ही निकाला है। 10 बीटा इक्वल टू जब भी आपका 10 बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो बीटा एंगल जो है वो ए वेक्टर के साथ आएगा। अगर बी वेक्टर के साथ अगर आपको निकालना होगा तो फिर उस कंडीशन में बेटा 10 बीटा इक्वल टू ए साइन थीटा बटा बी प्लस ए कॉस थीटा आपको करना होगा। तो अभी जो हमारा फॉर्मूला है तो क्या कह रहा है आपका कि इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, इट्स डायरेक्शन इन रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो बेटा बीटा इक्वल टू आपको कितना दे दिया, 90 डिग्री दे दिया। तो आपको यहां से क्या मिल गया कि बी साइन थीटा बटा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहां से आपको क्या मिल गया आपका कॉस थीटा। अब आपका यहां से साइन 90 डिग्री का वैल्यू, तो भाई साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है इंफिनिटी, क्योंकि साइन 90 बाय कॉस 90, कॉस 90 तो जीरो होता है, साइन 91 तो समथिंग बाय जीरो इंफिनिटी होता है। लेकिन बेटा यहां से अगर हम लोग बात करेंगे कि समथिंग बाय जीरो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहां से आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू बेटा आपको मिल जाएगा जीरो, क्योंकि इसके बारे में आप इंफिनिटी को तो 1/0 तो आप लिख ही सकते हो ना। तो जब 1/0 आप लिखोगे तो 0 इससे मल्टीप्लाई और 1 इससे मल्टीप्लाई, तो इतना इक्वल टू 0 मिल गया। तो देखो तो बेटा यहां से कॉस थीटा इक्वल टू आपको क्या मिल गया, वेक्टर ए बाय वेक्टर बी, यानी फोर्स ए बाय फोर्स बी माइनस में, क्योंकि आपका जब ही ए आपका इधर आएगा तो माइनस में और बी आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो अब देखो इतना तो क्लियर। अब देख बेटा आर वेक्टर इक्वल टू, तो आर वेक्टर इक्वल टू तो आपने पढ़ा ना कि ये दो फोर्स का रिजल्टेंट है, और दो फोर्स, एक फोर्स को हमने ए मान लिया और दूसरे फोर्स को बेटा बी मान लिया, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, कॉस थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखना है यहां से कि आर वेक्टर इक्वल टू तो आपको 8 मिल गया। अब ये रूट अंडर ध्यान देना है आपको कि मॉडुलस ऑफ आपका क्या बच्चा रहे, ए का स्क्वायर प्लस यहां से मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर और प्लस 2 मॉडुलस ऑफ ए इंटू बेटा मॉडुलस ऑफ बी, ध्यान देना है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, और कॉस थीटा का जो वैल्यू मिला है वो माइनस मॉडुलस ऑफ ए बाय मॉडुलस ऑफ बी, यानी तो सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो इतना तो लिखने की जरूरत भी नहीं, लेकिन आप लोग को सिखाने के लिए बेटा ये इससे ये कैंसिल हो गया आपका। तो देखो तो यहां से आपका क्या आ गया, ध्यान देना है कि आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए का स्क्वायर। फिर से आगे मैं बढ़ूं तो अब मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो देखो तो यहां से क्या आ गया कि भाई मॉडुलस ऑफ बी का जो स्क्वायर है वो आपका, एक मिनट, हाँ, और ये आपका आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ये आपका यहां से 8। अब देख तो बेटा यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 64 ना, तो क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपका इस साइड आया। और सिंपल है, इतना ज्यादा लेंथन नहीं, लेकिन आपको सिखाने के लिए हम प्रोसेस इसलिए करते हैं कि आप देखते ये सीखो कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। अब देख तो बेटा हम यहाँ पे ना 64 लिखते हैं, और अब क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इसको b प्लस ए और इनटू क्या लिखेंगे यहाँ b माइनस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो
अब देखो तो b प्लस ए यानी a प्लस बी अपना कितना आया है 16 न्यूटन आया है। तो 64 बाय यहाँ पे 16 ये तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका ये b माइनस ए का आपका वैल्यू आ गया। तो देख तो बेटा यहाँ से b माइनस ए का वैल्यू आपका कितना आ गया, b माइनस ए चाहे आप ऐसे लिखो तो यहाँ से b माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया 4। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन अपन सेकंड मान लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 से तो अब आजा प्यारे बच्चों इक्वेशन 1 और 2 से जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिला है अपना, मैं यहाँ पे लिखता हूं। तो देखो तो यहाँ से क्या बेटा a प्लस बी इक्वल टू आपको कितना मिल गया 16, और मैं बात करूं तो b माइनस ए इक्वल टू कितना मिल गया आपका 4 मिल गया। देखो ध्यान दो b माइनस ए इक्वल टू कितना मिला है आपका 4 मिल गया है। तो आपका a से तो a कैंसिल ना, तो 2b इक्वल टू बेटा कितना मिल गया आपका 20। तो यहां से b इक्वल टू आपको कितना मिल गया 10। तो b इक्वल टू आपका 10 न्यूटन और a प्लस बी इक्वल टू कितना है आपका 16 न्यूटन ना। तो भाई a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। तो देखो तो ऑप्शन ए में आपका 6 न्यूटन कोमा आपका 10 न्यूटन जो है, उम्मीद करते हैं कि आपका सबसे करेक्ट आंसर जो आपने निकाला है अभी क्वेश्चन, हाँ ठीक है, कि आपका 6a वेक्टर इक्वल टू आपका 6 न्यूटन और अब बेटा आपका कि b वेक्टर इक्वल टू आपका 10 न्यूटन। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर आपका आ गया। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान देना है कि आपका द रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर। अभी तो मैंने तुरंत निकाला ना, अभी तो मैंने क्या निकाला कि आपका देखिए यहीं से आपका ये वैल्यू आ जाएगा, आई थिंक आपका डायरेक्ट आपका कि p वेक्टर और q वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, इसका रिजल्टेंट। तो देखो तो बेटा यहाँ से डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे tan बीटा आपको निकालेंगे। तो tan बीटा, तो अभी तो मैंने जस्ट इससे पिछला वाला क्वेश्चन किया था, इसका तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे, मैं फिर से बता देता हूं क्या हो जाएगा यहाँ से कि q, ध्यान देना माइनस पी बाई क्यू है, हाँ ठीक है यही आएगा। तो माइनस q साइन थीटा बाय p प्लस q आपका कॉस थीटा। तो क्या है आपका कि p प्लस क्यू का जो रिजल्टेंट है ना वो आपका p पे परपेंडिकुलर है। तो बेटा ये आपका क्या tan 90 डिग्री इज इक्वल टू आपका यहां से q साइन थीटा और डिवाइडेड बाय बच्चा p वेक्टर और प्लस प्यारे बच्चों q और cos थीटा। अब देखना यहां से क्या आ जाएगा कि p, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं इसको, तो p ही लिख सकते हैं। तो p प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से cos थीटा इक्वल टू क्या माइनस p बाय क्यू। तो थीटा इक्वल टू आपका यहां से आ जाएगा cos इनवर्स माइनस p बाय क्यू। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको जो मैंने ऑप्शन बी बताया ये आपका करेक्ट आंसर है। तो बेटा एक बार मेरा कंक्लूजन क्या है कि चाहे क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, ये भी तो मैंने आपको बहुत बिल्कुल अभी बेसिक मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं इस सेशन में। मैं ये नहीं कह सकता हूं दावे के साथ कि कौन क्वेश्चंस किस सेशन में और किस एकेडमिक सेशन में कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, क्वेश्चन बैंक सेशन अलग से लेके आएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों वेक्टर का ना, अगर आप चाहते हो कि वेक्टर का मैं छोटी छोटी कंसेप्ट को मैं अच्छे से समझ सकूं, तो आप इस वीडियो सेशन के पूरे एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हुए देखो और आप हर क्वेश्चन को आप ये देखो कि सर ने कौन से कंसेप्ट किस क्वेश्चन में लगाया। इस बहाने प्यारे बच्चों आपका पूरा वेक्टर का तो रिवीजन हो ही जाएगा और आप इस सेशन में हमने इतने सारे क्वेश्चंस को संलग्न किए हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चंस क्यों ना हो, इसके बाद कोई भी कंसेप्ट का क्वेश्चंस क्यों ना आए, मेरा पूरा दावा है कि आपसे बनेगा। तो बस आप क्या करना है कि जो हमारा वीडियो लेक्चर है वेक्टर्स का, आप उसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, थोड़ा स्पीड करा के देख लीजिए और फिर इस प्रैक्टिस सेशन को आप अटेंड कर लीजिए, फिर तो हो गया। वेक्टर में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं प्यारे बच्चों इसी तरह से पूरे फिजिक्स क्लास 11th और क्लास 12th का हर एक चैप्टर्स का क्वेश्चन सेशन और पीवाईक्यू का सेशन, बेसिक प्रैक्टिस सेशन और पीवाईक्यू का सेशन मैं ला रहा हूं। आप सारे बच्चे बने रहो, कंटिन्यू आप लेक्चर्स को देखते रहो। अगर किन्हीं बच्चों को स्पेशली किसी चैप्टर्स पढ़ना हो या उसके क्वेश्चंस में किसी तरह का डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो फिर जब हमारा, मैंने बार बार बोलता हूं इस बात को कि जब हमारा अगला कोई वीडियो सेशन हम जब आपका लेके आएंगे तो आपका क्वेश्चंस को हम पहले एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ेंगे।
तो देखो तो बच्चा, अब इसके बाद आपका जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 100 कोप्लेनर फोर्स इच इक्वल टू 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी। ठीक है भाई, कि भाई 100 कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में लाइज कर रहा है, 100 फोर्स है, 100 फोर्स, और सबका मैग्नीट्यूड बेटा कितना, 10 न्यूटन आपका। एक्ट ऑन अ बॉडी, ईच फोर्स मेक्स एन एंगल पाई बाय 50, यानी सबके बीच में आपका ईच फोर्स मेक्स एंगल पाई बाय 50। तो विद द प्रीसीडिंग फोर्स, यानी पहले वाले फोर्स से, ध्यान से सुनना है कि पहले वाला जो फोर्स लगा ना, एक बात ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर पहला वाला फोर्स अगर आपका F1 है ना ऐसे, तो दूसरा जो F2 लगेगा ना, वो इसके साथ कितना बनाएगा, वो आपका पाई बाय 50 बनाएगा, ये ना कि पाई बाय 50 बनाएगा। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। सबसे पहले तो ये देखो ना कि टोटल एंगल आपका कितना बनाएगा, तो आप क्या करोगे, 10 न्यूटन, कितना फोर्स लगा रहे हो, 100 कोप्लेनर फोर्स ना, तो 100 फोर्स लगाए और पाई बाय 50 हर एक के बीच में आपका एंगल बन रहा है। टोटल एंगल कितना बन गया, 2 पाई ना 360 डिग्री ना। तो बेटा ये सारे फोर्स का ना आपका जो 100 जो कोप्लेनर फोर्स है ना, इस सब का रिजल्टेंट है जो, वो आपका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 0 न्यूटन। ये आपका कंप्लीट पॉलीगन, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपका एक कंप्लीट पॉलीगन, क्लोज पॉलीगन को बनाएगा। और मैंने आपको बताया कि चाहे 2 फोर्स रहे, सॉरी 2 नहीं, कम से कम 3, क्योंकि एक ट्रायंगल बनाने के लिए तो कम से कम 3 चाहिए ना, तो 3 फोर्स रहे और 3 से ज्यादा कितना भी फोर्स रहे, जब आप उसको कोप्लेनर फोर्स है और आप उसको ड्रॉ करते हैं और वो क्लोज आपका पॉलीगन का फॉर्मेशन करता है बेटा, तो उसका रिजल्टेंट का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पे भी आपका रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो आपका 0 आएगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, अरे भाई 2 पाई यानी आपका जो इसका सारे जो फोर्स है ना, इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो ये आपका कंप्लीट 360 डिग्री में ना आपका सारा, यहाँ पे तो 100 फोर्स हम लोग ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये बना देगा। तो कंप्लीट आपका एक क्लोज लूप, मान लीजिए कि इस तरह का क्लोज लूप आपका बना देगा। तो क्लोज लूप जब ही बना तो उसका रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, क्लोज पॉलीगन बनाया तो रिजल्टेंट आपका 0। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 27, अब हम लोग सॉरी 26 अब बनाते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ एन फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 0, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज। अभी तो तुरंत पिछला क्वेश्चन पढ़ा है ना प्यारे बच्चों, कम से कम कितना कह रहा है आपको कि भाई द रिजल्टेंट, इफ द रिजल्टेंट ऑफ एन फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 0, कह रहा है कि एन फोर्स हमारे पास हैं और सबके मैग्नीट्यूड बेटा अलग अलग है, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि देन द, हाँ उसका रिजल्टेंट 0 है, तो देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज, भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज 3, क्योंकि एक ट्रायंगल बनने के लिए ना कम से कम एक बेटा कि ट्रायंगल अगर आप बनाओगे ना, ये आपका F1, ये प्यारे बच्चों F2 और ये आपका ना F3, तो कम से कम आपका ना एक ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 फोर्स की जरूरत है, ये F2 और ये F3, तीनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट, तीनों का डायरेक्शन भी बेटा अलग अलग हो, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, अगर मैं बात करूं कि F1 प्लस F2 और प्लस F3 होगा, तो ये वैल्यू इसका 0 आ जाएगा, कम से कम तो आपका ये। ठीक है, तो कम से कम कितना चाहिए आपका, 3 मान लीजिए कि फोर्स चाहिए, तो जिससे कि आप इसका रिजल्टेंट का वैल्यू आप 0 कर लोगे। ठीक है, अच्छा एक बात और यहां पे ध्यान देना है कि एक बात और कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ एन फोर्स, हाँ ठीक है, इसमें ये तो 3 फोर्स का मैंने बता दिया। अब क्या है आपका कि इसमें एक बात का ना डिस्कशन में ऐड कर देता हूं, एक चीज का, एक बात इसमें थोड़ा सा डिस्कशन की बातें हैं तो मैं बता देता हूं कि आपको ना ये कह रहा है कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तब अपना 3 फोर्स चाहिए। वैसे तो बच्चा अगर इक्वल मैग्नीट्यूड वाला ना, कम से कम 2 फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, F वेक्टर इधर लग जाए और F वेक्टर, इसको मैं F2 मान लूं, इसको F1 मान लूं, और बेटा यहां पे कंडीशन में कर दूं कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड अगर इनके हैं तब तो 2 फोर्स ही काफी हैं इनका रिजल्टेंट के लिए, R वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर,
यानी F1 प्लस F2 इक्वल टू, तो जब आपका इक्वल मैग्नीट्यूड में तो दो फोर्स ही आपका जीरो रिजल्टेंट दे देगा, लेकिन बेटा डिफरेंट मैग्नीट्यूड के कंडीशन में कम से कम आपको कितना चाहिए, 3 फोर्स चाहिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू गिव, अरे भाई ये भी तो सेम डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो ठीक तो है। कोप्लेनर, इसमें आपका हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर, एक ही मतलब एक ही प्लेन में लाइज करने वाला, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, टू गिव रिजल्टेंट। इसका भी आंसर बेटा कितना कि आपका 3, यानी आपको मैंने तुरंत अभी पढ़ाया ना कि कम से कम तो 3 फोर्स आपको चाहिए डिफरेंट मैग्नीट्यूड के लिए, है ना। या अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि वो फोर्स के टर्म्स में, अब आपका यहाँ पे वेक्टर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका क्या था कि भाई n फोर्स आपका है तो कम से कम कितना चाहिए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का 3 चाहिए। इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर n फोर्स है तो कम से कम रिजल्टेंट के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, डिफरेंट के लिए 3। अब यहाँ पे भाई वेक्टर आ गया, तो कोप्लेनर वेक्टर्स जो है ना वो कम से कम कितना चाहिए आपका, ये भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड का, तो कितना कम से कम वेक्टर चाहिए भाई, 3, यानी टोटल नंबर ऑफ 3 वेक्टर्स जो होंगे वो अपना रिजल्टेंट जो है वो आपको 0 देंगे। जब आप ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, देखो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, ए वेक्टर, फिर ड्रॉ करोगे बी वेक्टर और फिर ड्रॉ करोगे बेटा सी वेक्टर। तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तब तो 2 ही वेक्टर काफी है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में भी हैं तो एटलीस्ट 3 वेक्टर्स चाहिए, ताकि जब हम इसको ड्रॉ करें तो ये एक पॉलीगन यानी एक कंप्लीट पॉलीगन का फॉर्मेशन करता है। तो इस कंडीशन में बेटा आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका यहां से 0, यानी आपका इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू ना 0 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद का ध्यान देना है प्यारे बच्चों। अब आप इसके बाद का कौन सा हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, देख लो तब। अब आपका जो क्वेश्चन आया, इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड q। ठीक है भाई, कि मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स p एंड q, कोई बात नहीं, p एंड q are in ratio if maximum and minimum magnitude of resultant of 2 vectors of magnitude p and q are in ratio, one second, ठीक है, maximum and minimum magnitude of resultant of 2 vectors। ठीक है, 1 मिनट प्यारे बच्चों। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड q, यानी 2 वेक्टर अगर आपका है तो मैक्सिमम इसका कब होगा, आपका p प्लस q होगा, मिनिमम भाई कब होगा, तो p माइनस आपका q होगा। तो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड q। ठीक है, p और q 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड p और q है। तो मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, तो भाई मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा p प्लस q, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा जब थीटा इक्वल टू आपका 0 डिग्री होगा, और जब थीटा इक्वल टू बेटा 180 डिग्री होगा तो मिनिमम होगा, यानी p माइनस q होगा। तो कह रहा है कि इसका जो रेशियो है ना वो 3/1 है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा यहां से 3p प्लस 3q, वेट 3p प्लस 3q ना, यहां देख, यहां 1 मिनट, क्या आ जाएगा ये आपका, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, p प्लस q आपका 1 से, तो p प्लस q और यहां से 3 आपका p माइनस q। तो देख तो प्यारे बच्चों, p प्लस q इक्वल टू 3p माइनस 3q। तो देखो तो यहां से आपका क्या q प्लस 3q इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 3p और माइनस p। तो देख तो बेटा आप इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है, तो आपके अंदर में स्पीड होना चाहिए ना। तो 4/2 इक्वल टू p बाई क्यू, या अपन रहने देते हैं ना, इतना स्टेप काहे करेंगे, अपना रिजल्ट ये पूछ भी नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, देखो तो यहाँ से 1 मिनट, हाँ देखो तो यहाँ से आपका इसको कट करेंगे, ये 2 यानी 2q इक्वल टू बेटा p। तो यहाँ पे आंसर p इक्वल टू क्या आ गया, 2q, p इक्वल टू क्या बेटा, कि आपका 2q आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी प्यारे बच्चों आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, तो आपका
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कितना इजी आपका, बस खाली बेटा लैंग्वेज पढ़ना है और पुट कर देना है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागोन, द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए प्लस ए एफ इक्वल टू एन ए ओ वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन या ईटा। इसको ईटा भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल ये आपका है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान देना है कि ये आपका जो ए बी वेक्टर है, ये आपका इसी तरह से क्या आ जाएगा आपका ये बी सी, ये प्यारे बच्चों आपका सी डी, ये आपका ई डी, ये आपका ई एफ और ये आपका ए एफ वेक्टर, ए एफ या एफ ए या ए एफ हम इसको लिख सकते हैं। अब एक बात देखना है कि अपन के जो क्वेश्चंस में है ना, देखो क्या है, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर और प्यारे बच्चों प्लस ए ई वेक्टर और प्लस ए एफ वेक्टर। ये इसका रिजल्ट आपको एन ए ओ वेक्टर के बराबर है। तो यहां पे इसका देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि ए ई वेक्टर, यहां देखना है आपको कि ये मैं बता रहा हूं आपको कि ए ई वेक्टर जो आपका है, क्या आपका ये बी डी वेक्टर के इक्वल है, ए ई वेक्टर, और ए एफ वेक्टर जो आपका है, ये ए एफ वेक्टर जो आपका है ये सी डी वेक्टर के इक्वल है। तो देख तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, अब ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर को मैं क्या लिख दूं, बी डी वेक्टर, और प्लस ए एफ वेक्टर को मैं क्या लिख दूं, सी डी वेक्टर। अब अगला स्टेप में प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि ए बी वेक्टर, अब ए बी वेक्टर अब प्लस बी डी वेक्टर, ध्यान दो यहां ए बी वेक्टर और प्लस ये आपका बी डी वेक्टर को हम एक साथ लिखते हैं, इसको एक साथ लिख लिए। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों देखो तो यहां ए सी वेक्टर, ए सी, अब आपका यहां से ए सी, ये देखो ए सी वेक्टर, अब प्लस आपका ध्यान से सुनना है कि सी डी वेक्टर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक मिनट, हाँ आपका इसको हम लोग करते हैं तो ए सी प्लस सी डी वेक्टर को एक साथ लिख लेते हैं, और प्लस यहां से एक मिनट ए डी वेक्टर को हम एज यूजुअल छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत, ए डी वेक्टर को हम लोग एज यूजुअल छोड़ दी। अब देखो तो ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इक्वल टू आपका ए डी वेक्टर, ये रिजल्ट ये इसका ध्यान देना प्यारे बच्चों, डायग्राम में ए बी वेक्टर और प्लस ए डी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ एक बार और, हाँ देखो यहां पे ध्यान देना है कि अगर मैं बात करूं कि ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इक्वल टू आपका ए डी वेक्टर आ जाएगा। तो देखो इसको मैं क्या लिख दूं यहां से, ए डी वेक्टर, फिर प्लस अगला देखो तो अगला आपका क्या है कि ए सी, तो ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, ए सी वेक्टर और फिर सी डी वेक्टर, तो ये आपका सी डी वेक्टर, तो ये इक्वल टू भी आपका क्या आ गया, ए डी वेक्टर। तो यहां पे भी हम लोग लिखेंगे ए डी वेक्टर और प्लस आपका तो ये ए डी है ही, तो टोटल कितना आ गया आपका 3 ए डी वेक्टर आ गया, 1 2 3। अब देखो तो ए डी वेक्टर का ही तो आधा मेरे प्यारे बच्चों ए ओ वेक्टर है ना, तो अपन यहां से 3 इंटू 2 ए ओ वेक्टर लिख दें, ए ओ वेक्टर का ही ना ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर इक्वल टू आपका क्या, ए डी वेक्टर। तो ये ए डी का तो आधा ही तो ए ओ है ना, तो क्या आ जाएगा आपका 6 ए ओ वेक्टर, यानी प्यारे बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ ईटा या एन का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, तो चलिए, तो ये सब आपका डायग्राम का वेक्टर से एडिशन के कंसेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन था, तो ये भी आप इजिली बना सकते हो। अब चलो प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली 12 15 और 13, सॉरी 12 15 नहीं, सॉरी बेटा 12 5 और 13, क्या है 12 5 और 13, ए वेक्टर इक्वल टू 12, बी वेक्टर इक्वल टू 5
और सी वेक्टर इक्वल टू 13, कोई दिक्कत नहीं, ये यूनिट में है, यानी इसकी यूनिट आपको दी हुई नहीं है। क्या रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू सी, देन द एंगल इन डिग्री बिटवीन a एंड b, बेटा थीटा इक्वल टू ना डायरेक्ट 90 डिग्री, एक बार में इसको तुमको बताना होगा। कैसे सर? तो देखो ना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू जब आपका c आ गया तो c का जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपका निकालोगे तो क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही फॉर्मूला ना लगाओगे। और ये फॉर्मूला अगर प्यारे बच्चे तुम लगाओगे तो देखो तो c इक्वल टू कितना है आपका 13 है ना, तो भाई a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 144 और 5 का 25, तो 144 प्लस 25 ये 169 जो कि 13 के इक्वल है। तो भाई ये टर्म को तो जीरो होना होगा ना, तो जब तुम ये टर्म को जीरो करोगे तो ये कब होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, यानी cos 90 की वैल्यू जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, तो हमारा इस इक्वेशन को ये कर रहा है तो थीटा। दूसरा एक और मेथड सुन ले, क्या पढ़ाए हैं कि भाई cos थीटा इक्वल टू ना, जब ही आपका ना ये दे दिया आपका क्या कि ये सी वेक्टर जो है, यानी सी का जो सी वेक्टर आपका ए और बी का रिजल्टेंट है, तो जब आपको रिजल्टेंट दिया हुआ हो और वेक्टर ए और बी मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ हो और तब वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल आपको पूछ रहा है ना, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, cos थीटा इक्वल टू, अब देख आर स्क्वायर माइनस, अब क्या फॉर्मूला होता है आपका कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्यारे बच्चों बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। आपको मैंने ये क्लास में ना बहुत बार प्रैक्टिस कराया है। तो अपन बेटा यहाँ पे आर वेक्टर जो है ना वो a प्लस बी का जो आपका रिजल्टेंट है, ये आर वेक्टर यहाँ पे आपका सी वेक्टर है, तो कोई नहीं, सी का मैग्नीट्यूड बेटा कितना 13 का स्क्वायर, ठीक है, और a का मैग्नीट्यूड कितना 12 का स्क्वायर, अब b का मैग्नीट्यूड बेटा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 5, तो प्यारे बच्चों 169 माइनस 144 और माइनस 25 और डिवाइडेड बाय आपका कितना 120, ठीक है। तो देख तो 144 माइनस 25 169, यहां से cos थीटा इक्वल टू आपका क्या 0 बाय समथिंग इक्वल टू 0, यानी cos 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इतना भी प्रोसेस में जाने से बढ़िया है कि आप ये दिमाग में रखो, और स्पेशल केस में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो देन सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अगर माइंड में हो तो a वेक्टर इक्वल टू अगर 12 और b वेक्टर इक्वल टू 5 है तो ऑटोमेटिक c वेक्टर इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका कितना मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री। इसके बाद का जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेक्टर p q एंड r हैव मैग्नीट्यूड, भाई ठीक तो है, p इक्वल टू कितना कह दिया अब आपका 5, q इक्वल टू कितना कह दिया 12 और आपका r इक्वल टू कितना कह दिया 13 यूनिट्स, ठीक है यूनिट्स। अब p प्लस क्यू इक्वल टू r, ठीक है भाई, आपका p और q का ना रिजल्टेंट वेक्टर आपका यहाँ पे r वेक्टर है। तो द एंगल बिटवीन q एंड r इज, आपको पूछ रहा है कि भाई q एंड r का वैल्यू ना, आपको कह रहा है कि एंगल बिटवीन q एंड r जो है ये दे रखा है cos इनवर्स एक्स वाई, तो देन फाइंड द वैल्यू y माइनस एक्स। एकदम सिंपल है बच्चा, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एंगल बिटवीन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, फिर से आपका यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसका जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो देखो कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों की आपका हाँ ठीक है कि Q और R के बीच का आपको एंगल दे रखा है, तो Q एंड R का जब ही आपके बीच का एंगल दे दिया तो यहाँ पे मेरी बात को सुनना है जरा कि ये अगर आपका P वेक्टर है और प्यारे बच्चों ये अगर आपका मान लो कि मैं Q वेक्टर अगर मान लूं, अच्छा यहाँ पे तो सबसे पहले दोनों वेक्टर के बीच में ना P और Q के बीच में ना प्यारे बच्चों देख रहे P और Q के बीच में ना आपका कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, P और Q के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब देखो तो यहां से कि आपका ये P वेक्टर है और ये आपका क्या है कि Q वेक्टर है, ये P वेक्टर और ये Q वेक्टर। तो इसका अपन रिजल्टेंट के लिए तो कोई नहीं, क्या करेंगे पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये आपका P वेक्टर के इक्वल और ये Q वेक्टर के इक्वल, सीख लो जरा। तो ये P प्लस Q आपको देगा। तो ये एंगल तो निकालने के लिए अपन ने अल्फा निकाला है ना, अब ये सॉरी बीटा निकाला है ना आपने, ये तो बीटा आपने निकाला है ना, ये आपको बीटा आपको पता है कि बीटा का वैल्यू आप
निकाले हो। और एक बात जरा सुनो यहाँ पे, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, कि ये बीटा का वैल्यू तो 10 बीटा इक्वल टू, अब देख लो यहाँ पे, तो ये वाला एंगल जो है, ये ध्यान देना कि ये वाला एंगल को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, ये 90 माइनस अल्फा भी मानेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देख बच्चा यहाँ पे कि जब दो वेक्टर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर एक दूसरे के बीच में अगर आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना, तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा कि आर का मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होगा वो आपका पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, आपका यहां से बिल्कुल आर यानी आपका ये आर वेक्टर अगर मैं निकाल लूं तो यहां से रूट अंडर क्या 5 का स्क्वायर अब प्लस 12 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से 25 अब प्लस 144, बेटा आपका ये आ गया 169 यानी 13, ये वाला आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का फुलफिल, यानी पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में आपका एंगल 90 डिग्री का है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अपन को कह रहा है कि भाई ये जो आपका ना रिजल्टेंट, ये आपका आर वेक्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस अल्फा अपन क्या निकालेंगे, क्या कह रहा है कि क्यू और आर के बीच में, क्यू और आर के बीच में कितना एंगल है आपका, अल्फा है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे कॉस अल्फा जब निकालेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो आर वेक्टर का मॉडुलस डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों क्यू वेक्टर का मॉडुलस। तो अपन को क्या करना है कि देखो यहां से कि कॉस अल्फा इक्वल टू, ध्यान से सुनना है कि आर का वैल्यू कितना है बच्चा 13 और क्यू का वैल्यू कितना है आपका 12, तो कोई दिक्कत नहीं, तो अल्फा इक्वल टू आपका कॉस इनवर्स 13/12, तो 13/12, तो यहां पे भी दिया हुआ कॉस इनवर्स x/y, तो कॉस इनवर्स आपका जो यहां पे सुनो कि कॉस इनवर्स आपका x/y मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है, यानी 1 मिनट उल्टा मैंने बेटा यहां पे लिख दिया, 1 मिनट, थोड़ा सा पेशेंस, एक्चुअली क्वेश्चन जब बहुत इजी हो ना तो थोड़ा पेशेंसली सॉल्व करना है। आपका क्या है कि r/q, तो r का वैल्यू बेटा कितना, r का मैग्नीट्यूड कितना है 13 ना है, तो यही तो अपना 1 मिनट, हाँ ओ सॉरी बेटा, कॉस थीटा, देखो मैंने बोल जो रहा हूं ना उस पर ध्यान नहीं दिया हमने कि कॉस अल्फा, ध्यान से सुनना है बेटा कि कॉस अल्फा इक्वल टू, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों की कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है आपका Q और हाइपोटेनस आपका कौन सा है R, Q का वैल्यू बेटा 12, R का वैल्यू कितना बेटा 13, अब ये कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया, अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया आपको, यानी इसके दोनों के बीच का एंगल 12/13। अब कह रहा है आपको कॉस इनवर्स x/y, तो यहां से बेटा x इक्वल टू कितना आ गया 12 और y इक्वल टू कितना आ गया 13, आपसे क्या पूछ रहा है रिजल्ट में y माइनस एक्स, तो 13 माइनस 12 दैट इज 1, यानी इसका आंसर बेटा आपका आ जाएगा 1। उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चे, ये सारे क्वेश्चंस में ना बेटा कोई दम नहीं है, ये सारे क्वेश्चन को बस पेशेंसली बनाना है। अब जैसे तुम्हारे सर ही ना अभी कि कॉस अल्फा बोले कि भाई बेस अपन हाइपोटेनस होता है, लेकिन हाइपोटेनस बाय बेस पुट कर दिए, तो ये सब सिली मिस्टेक लेकिन डेंजरस, छोटी सी गलती लेकिन खतरनाक, इस पे ध्यान रखना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 32 है कि टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, ठीक है, बाय टू फोर्स मैग्नीट्यूड P और Q इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3Q, when the inclined is changed to 180 minus theta, the magnitude of the resultant becomes Q, the ratio of force P and Q is x and y, तो देन आपका x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, टू फोर्स है, मैग्नीट्यूड P एंड Q है, इंक्लाइंड एट थीटा आपको दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है बेटा, इसका सबसे पहले अपन रिजल्टेंट निकालते हैं R इक्वल टू, तो R इक्वल टू आपका सबसे पहले एंगल अगर आपका थीटा है तो क्या करोगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, कोई दिक्कत, तो भाई R इक्वल टू ना जब थीटा एंगल है तो क्या है इसका रिजल्टेंट 3Q, तो 3Q इक्वल टू आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P कॉस थीटा और स्क्वायर रूट, तो इधर आपका स्क्वायर आ जाएगा, तो फाइनली आपका इसको जब इस साइड लाएंगे तो ये तो आपका 9Q स्क्वायर ना, तो ये क्या आ जाएगा 8Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, कोई दिक्कत, ये आपको इक्वेशन आप इसको फर्स्ट मान लो।
अब प्यारे बच्चों जस्ट यहां से अगला में क्या कर रहा है कि व्हेन द इंक्लाइनेशन इज चेंज टू 180 माइनस थीटा। तो देखो तो अब की बार जो आर वेक्टर जब इंक्लाइनेशन को चेंज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस और थीटा के जगह पे बेटा 180 माइनस थीटा। अब क्या है कि इसका तो मैग्नीट्यूड कितना बोल रहा है कि q हो गया। तो अब यहाँ पे जब स्क्वायर रूट आपका इधर से आएगा तो q का स्क्वायर इक्वल टू आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस 2pq cos थीटा। तो फाइनली जो ये इक्वेशन आएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो पी स्क्वायर माइनस 2p cos थीटा। या तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके बना लो, या यहां से पी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया आपका 2pq cos थीटा आपको मिल गया ना, कि पी स्क्वायर इक्वल टू आपका ये आरएचएस से एलएचएस में आएगा तो पॉजिटिव। तब यहां पे वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं क्या कि 1 मिनट, यहां पे अब क्या करोगे कि 8q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और 2p cos थीटा इक्वल टू बेटा पी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका 8q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल, तो ये 4 आ जाएगा। तो क्या निकालना है अपन को, हाँ p बाई क्यू इज x बाई वाई। तो ठीक है, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई 1। तो यहां से बेटा p बाई क्यू इक्वल टू अपना क्या आ गया 2 बाई 1। अब क्या करा आपका कि ये आपका x बाई वाई के इक्वल है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपका क्या रिजल्ट पूछ रहा है x बाई वाई का ना, तो भाई x प्लस वाई इक्वल टू क्या था x बाई, तो x इक्वल टू आपका 2 y इक्वल टू 1, कितना आंसर आ गया 3। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों आंसर कितना हो जाएगा 3। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, अगर वेक्टर्स एडिशन का अपन को फॉर्मूला पता है और डाटा पुट करेंगे, हमारा एक बार में आंसर आएगा और जो रिजल्ट आपने अभी निकाला है। ठीक है, तो आंसर इसका 3 आ गया। अब नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चंस है देखते हैं आगे, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3 4 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली। ठीक तो है, तो द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई बाई एक्स। अरे भाई ये तो बिल्कुल एकदम आसान है, कुछ है कहां इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, हाँ a प्लस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू सी, यानी आपका ए और बी का रिजल्टेंट क्या है सी है। और क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड इनका, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 3 यूनिट, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा 4 और सी का मैग्नीट्यूड जब भी 5 आ गया तो इसके बीच का एंगल, यानी वेक्टर ध्यान से सुनना है कि एंगल बिटवीन आपका, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए और बी जो होगा ना एंगल बिटवीन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे सर, क्योंकि देखो ना रूट अंडर यहाँ पे मैं सी वेक्टर इक्वल टू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये रिलेशन फुलफिल कर रहा है। सर कैसे, 3 3 9 अब 4 4 आर 16, तो रूट अंडर आपका 25, इसका वैल्यू कितना 5, तो सी इक्वल टू यहाँ भी 5, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्या कह रहा है यहाँ कि भाई एंगल जो कह रहा है ना आपको कि ये पाई बाय एक्स, तो पाई तो 180 ना, तो क्या करोगे 180 बाई 2 इक्वल टू ना आपका 90, तो क्या वैल्यू आ गया x इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 2। तो इन क्वेश्चन में तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं आपका है, इसका आंसर कितना आ गया आपका कि 2। तो ये सब क्वेश्चंस बेटा कोई दम नहीं है, बस जनरल प्रैक्टिस का है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। टू फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f have a resultant of the same magnitude f, the angle in degree। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है बिटवीन द टू फोर्स, कह रहा है कि दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड कह रहा है कि f ही है और रिजल्टेंट जो है वो भी आपका f ही है, तो एंगल बिटवीन इन डिग्री। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बनाओगे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हो फॉर्मूला आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंगल बिटवीन द टू फोर्स ना बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बेटा 2ab, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर का फॉर्मूला होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों देख अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई रिजल्टेंट भी एफ ही है, ए भी एफ ही है, बी भी एफ ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इंटू ए भी एफ बी भी एफ, तो देखो तो यहाँ से माइनस एफ स्क्वायर बाई 2f स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर बेटा कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया -1/2। ये किसका वैल्यू है cos 120 डिग्री का, तो बेटा थीटा इक्वल टू कितना आ गया cos 120 का वैल्यू कितना होता है -1/2, तो थीटा इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों एंगल बिटवीन द फोर्स इन डिग्री कितना आ गया 120 डिग्री। तो ठीक है 34 क्वेश्चन नंबर 120
डिग्री। तो प्यारे बच्चों यहां तक जो इतना क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है ना, यहां तक जो भी क्वेश्चंस आपके थे इसको आप खूब बढ़िया से 34 क्वेश्चंस तक मैंने आपको जो कराया, ये आपका वेक्टर्स के बेसिक कंसेप्ट है ना, कि वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट और वेक्टर एडिशन से रिलेटेड आपके ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी तक कराया है। इस वीडियो लेक्चर्स को आप पूरे अच्छे से बेटा देखेंगे, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें सबसे पहले आपकी दिक्कतों को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 34 से फिर 35 से 34 तक तो आपको इस वीडियो सेशन में दे रहा हूं, फिर इसका और भी प्रैक्टिस सेशन के लिए मैंने क्वेश्चंस जो रखा है वो मैं नेक्स्ट अलग वीडियो सेशन में लेके आऊंगा। एक ही अगर लेक्चर्स में बहुत बड़ा बना दूं तो फिर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको कंटिन्यू देखना। तो छोटे छोटे इंटरवल में मैं आपको सारे प्रॉब्लम का कंसेप्ट और डिस्कशन में ला रहा हूं। आप सारे बच्चे इसको देख के अपने वेक्टर्स को मजबूत कीजिए और क्लास 11th के पोर्शन को इतना बेटा बढ़िया से मेहनत करके तैयार करना है कि 11th के पोर्शन से चाहे जेई का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, मेंस या एडवांस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपन से छूटना नहीं चाहिए। तो ठीक है बेटा, थैंक यू, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में।